स्टूडेंट्स, सोशल स्टडीज़ का हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 128। इस चैप्टर में देयर इज चेंजेस इन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशंस एट द टाइम ऑफ 1990। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद से गवर्नमेंट जो काम कर रही थी देश चलाने का, बहुत ही इफ़ेक्टिव नहीं रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं रहा जैसे चाहिए था। तो 1990 में बहुत सारे बदलाव लाए गए कानूनी तरीके से, जिस चीज़ की वजह से हमारे देश का तरक्की स्पीडी हो गया। शॉर्टली हम समझे कि क्या वो बदलाव थे, तो ये बदलाव को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एलपीजी। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे एलपीजी। तो चैप्टर नंबर 16 डील करता है इन्हीं 3 कानून के बारे में। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. It took over the changes of achieving speedy economic development by implementation of 5-year plan. One after the other, monetary policy, fiscal policies and industrial policies have been announced for this. बहुत सारे ये कानून लाए गए थे देश आज़ाद होने के बाद। 5-5 साल की जो गवर्नमेंट आती थी और बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती थी। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जो कि बैंकिंग सेक्टर्स में ये नियम कानून होते हैं हमारे देश के अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सही तरीके से चले ताकि हमारा देश आगे बढ़े। तो ये सारे पॉलिसीज़ बनाए गए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई गई, मगर ये सारी पॉलिसीज़ प्रॉपरली टारगेट अचीव नहीं कर पा रही थी, हमारा देश ग्रो नहीं कर पा रहा था। ऑल्सो मैनी ऑफ दिस प्लान्स वर complied successfully was not attained in achieving economic development in true sense. सारे प्लान्स परफेक्टली अचीव नहीं हुए, टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से हमारे देश को जो तरक्की की ज़रूरत थी वो तरक्की हम नहीं पा सके। हेयर बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट the causes for failure and determined to give new form of different economical policies in order to rectify the errors done in the past. ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अपनी पिछली गलतियों को ध्यान में रखा और कानून में कुछ बदलाव लाए। 1991 में ये बदलाव लाए गए थे। 1990 में पूरा रिसर्च किया गया कि क्या हमारी गलतियां थी, तो हमने पाया कि हमारा जो पॉलिसीज़ है, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस है, वो बहुत ही टफ, बहुत ही रिगिड, और इस चीज़ की वजह से हमारा देश नहीं तरक्की कर पा रहा है। तो इन सब को हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो देखेंगे हम यहाँ पे किस प्रकार से बदलाव लाए गए हैं। सी दिस इज द 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 कानूनी तरीके से हमने बदलाव लेके आए हैं। सबको एक एक करके पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? Government gradually reduced the restrictions and the control imposed on the private sectors and encouraged economical development. This is known as the economic liberalization. क्या किया? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में बहुत सारे जो कानूनी दिक्कत थे, कोई भी प्राइवेट सेक्टर्स अगर बिजनेस करना चाहता था तो उसको बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते थे, बहुत सारे नियम कानून पालन करने पड़ते थे। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ी छूट दी गई ताकि प्राइवेट सेक्टर्स अब इजीली ग्रो कर सके, बढ़ सके। मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रिलेटेड टू लिबरलाइजेशन विच वर मेड इन द अर्लियर पीरियड वर एज फॉलो। क्या ये कानून लिबरलाइजेशन के तरीके से कितना आसान किया गया, यहाँ पे बताया गया है। पहला पॉइंट, देयर वाज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज
For the industries other than them, compulsion to take government permissions was eliminated. 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के अब कोई भी इंडस्ट्रीज खोलनी है आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये छूट दी गई लिबरलाइजेशन जब लागू किया गया। सेकंड, एरिया अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर्स। अब प्राइवेट सेक्टर्स हर एक बिजनेस कर सकता है, मगर 3 बिजनेस छोड़ के, रेलवे, एटॉमिक और डिफेंस के ये बिजनेस छोड़ के हर एक बिजनेस वो कर सकता है। थर्ड पॉइंट, ट्रेडिशंस ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशंस फॉर इंडस्ट्रीज वाज कैंसल्ड। कोई भी बिजनेस करना है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, मगर आपको अब सिंपल फॉर्म फिलअप करके इजीली आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। पहले की तरह अब आप बिजनेस स्टार्ट करने में समय नहीं जाएगा, जल्दी से आप अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। कंपलसरी रजिस्ट्रेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन टू टेक द गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉजेज द पॉल्यूशंस एंड द हजारियस फॉर एनवायरमेंट वाज कैंसल्ड। जो ये पर्यावरण को नुकसान देते हैं वो इंडस्ट्रीज को छोड़ के, पॉल्यूट करते हैं, हैजार्डियस गैस देते हैं, तो वो इंडस्ट्रीज को छोड़ के अगर आपकी इंडस्ट्रीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो आप आसानी से चालू कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा नियम कानून पालन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन और हैजार्डियस गैस देती है तो फिर आपको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट बताती है। एडवांटेज क्या है लिबरलाइजेशन के और डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, लिबरलाइजेशन से हमारे फायदे ये रहे कि एक मौका मिला प्राइवेट सेक्टर्स को आगे बढ़ने का। लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ा, ग्लोबल लेवल में हमारा नाम बढ़ा, अब इंटरनेशनल लेवल में हम बिजनेस स्टार्ट कर दिए, काम अच्छा रहा। तो ये 4 पॉइंट है एडवांटेज। लेट्स रीड वन बाय वन। पहला पॉइंट, एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर्स हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटीज टू मेक unconstrained development which lead to increase in production। यहाँ पे लिबरलाइजेशन लाने की वजह से प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही अच्छा मौका मिला और बहुत ही आगे बढ़ने का मौका मिला। प्रोडक्शंस उन्होंने इंक्रीज कर दिए क्योंकि मार्केट में डिमांड थी, प्रोडक्शन इंक्रीज करके बहुत ही अच्छा पैसा बनाया। लिबरलाइजेशन का ये फायदा रहा। पॉइंट नंबर 2, बिकॉज ऑफ accepting policies of liberalization, global trade started getting an impetus and there has been increase in global trade। लिबरलाइजेशन की वजह से अब छूट मिलने लगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, अब इंटरनेशनल लेवल में भी हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जिस प्रकार से अब हम इंटरनेशनल लेवल में बिजनेस कर रहे थे, अब हमारे पास फॉरेन करेंसीज बढ़ गई, क्योंकि अब जो हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वी आर चार्जिंग द मनी, हमारे पास कलेक्शंस, फॉरेन करेंसी का कलेक्शन बहुत अच्छा रहा। हमने हर एक देश के साथ बिजनेस किया और बहुत ही अच्छा पैसा बनाया। देन एट द लास्ट, फोर्थ पॉइंट, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इंक्रीज्ड ड्यू टू लिबरलाइजेशन। क्योंकि लिबरलाइजेशन छूट देता है, अब जहाँ पे भी आप बिजनेस करेंगे, देश के कोई भी कोने में बिजनेस करेंगे, आप जहाँ पे बिजनेस करेंगे वो स्टेट, वो डिस्ट्रिक्ट, वो एरिया डेवलप करेगा। इफ़ आई स्टार्टेड अ कंपनी एट सम बैकवर्ड एरिया, अब वो बैकवर्ड एरिया में जो बेसिक फैसिलिटीज़, रोडवेज है, हॉस्पिटल्स है और हाउसिंग बोर्ड्स, ये सारे हाउसिंग प्लानिंग सब इम्प्लीमेंट करेंगे, वो एरिया डेवलप होगा। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ। क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर? आपको पता चला, रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशंस, हॉस्पिटल्स एंड सम others necessary helpful thing for the life sustaining is known as infrastructure facilities। तो वो सब बढ़ गई। लिबरलाइजेशन की वजह से कुछ डिसएडवांटेज भी थे, ये लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। क्या है ये लिबरलाइजेशन का इफेक्ट? क्योंकि लिबरलाइजेशन इतनी छूट दे दी गई तो जो ऑलरेडी बड़े बिजनेसमैन है वो तो और पैसा बनाने लगे, मगर स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने में थोड़ा और दिक्कत पड़ी। ये एडवांटेज बड़े बिजनेस को बहुत ही फायदेमंद रहा, मगर छोटे बिजनेस वालों को ये फायदेमंद नहीं रहा। नाउ सी, इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रेस्ट्रिक्शन मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। लिबरलाइजेशन में हमने छूट दी, पैसा बनाए, बहुत सारे बिजनेस ने ग्रो किया, मगर जो ऑलरेडी बिजनेस
तगड़े बिजनेसमैन थे, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस थी जिसकी, जो एरिया में छाए हुए थे। मोनोपोली आप समझते हो कि सिर्फ एक ही व्यक्ति जो गुड्स बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, बेचता है, लोग सब खरीदते हैं। तो मार्केट में ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे कंपनीज थे, उनको टक्कर देना बहुत ही इम्पॉसिबल केस था, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी एंड दे आर एट द हाईएस्ट लेवल व्हेन द लिबरलाइजेशन वाज नॉट देयर। लिबरलाइजेशन जब नहीं था तब से वो टॉप पोजीशन पे, अब तो लिबरलाइजेशन आ गया है, तो अब उनको हटाना या फिर वो पोजीशन तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो छोटे बिजनेस लोगों को इन लोगों से बहुत ही थ्रेट था। नेक्स्ट पॉइंट, as a focus has only been paid on industrial sectors, India has remained backward in development in agricultural field. लिबरलाइजेशन के वक्त हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर को फोकस दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हमारा डेवलप नहीं हुआ। आप देख सकते हैं डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे भी फोकस किया जाता है, वहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को फोकस किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर्स की भी कैपेबिलिटीज थी, मगर वहाँ पे लिबरलाइजेशन का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था वो हम अचीव नहीं कर पाए। देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लिबरलाइजेशन की वजह से अमीर इंसान और अमीर बनते गया और गरीब इंसान और गरीब बनते गया। दिस इज द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, लिबरलाइजेशन का ये इफेक्ट पड़ा। दिस इज द बिग डिसएडवांटेज ऑफ द लिबरलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट पे आता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट फॉरेन डेब्ट्स हैज इंक्रीज्ड। लिबरलाइजेशन की वजह से अब क्या हुआ, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंपोर्ट करने लगे। देखिए जब भी हम इंपोर्ट करते हैं ना, हम फॉरेन गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमको उसका पैसा देना पड़ेगा। जो भी चीज़ चला रहे हैं तो उसके पेमेंट्स करने पड़ेंगे। आप खरीदते जाओ, तो आप जो पेमेंट्स नहीं कर पाओगे तो कर्जा हो जाएगा। एक तो आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप पैसे कमाओगे, आप चीज़ बेचोगे आपके पास पैसे आएंगे, मगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। अब आप ये चुका नहीं पाओगे तो कर्जा होगा। सो सेम सिनेरियो हैपन्स इन लिबरलाइजेशंस, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट्स कम हो जाने की वजह से हमारे पर क्या हो गए, कर्जे हो गए, फॉरेन डेब्ट्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हमारे पर कर्जे हो गए। प्राइवेटाइजेशंस, हमारा लिबरलाइजेशन पूरा कंप्लीट हुआ, हमने सीखा कि लिबरलाइजेशन के एडवांटेज क्या होता है, लिबरलाइजेशन होता क्या है। जो नियम कानून होता है वो नियम कानून ईजी कर दिया जाता है ताकि हर एक सेक्टर्स को बढ़ावा मिले बिजनेस करने का। अब इसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, वो सब हमने पढ़ा हमने लिबरलाइजेशन में। अब आ जाते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या है ये प्राइवेटाइजेशन? लेट्स टॉक अबाउट privatization means the process in which ownership and management of industrial unit under state control is handed over or transferred to the private sector is called as privatizations. यहाँ पे जो बिजनेस गवर्नमेंट चला रही थी, पब्लिक सेक्टर्स चला रहे थे, अब वो धीमे धीमे प्राइवेट सेक्टर्स को दिया गया। तो इसमें एक मौका मिला कि गवर्नमेंट अब धीमे धीमे हर एक जगह से अपना हाथ हटा रही है और लोगों को कह रही है कि अब आप ये बिजनेस कर सकते हैं, आप करिए। तो ये प्राइवेटाइजेशन हो गया, जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑनरशिप थी, गवर्नमेंट की कंपनी थी, अब वो कंपनी बेच दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स को, और प्राइवेट सेक्टर्स जो कि वो बिजनेस और आगे बहुत ही बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। यहाँ पे जिम्मेदारी दे रहे हैं और जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स। तो प्राइवेटाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव हुआ। किस प्रकार से ये ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्टली दोज एरिया विच वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर्स आर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स। जहाँ पे सख्त कानून थे कि प्राइवेट सेक्टर्स ये बिजनेस नहीं कर सकता, अब वो कानून हटा दिए गए और प्राइवेट सेक्टर्स भी अब ये बिजनेस कर ले रहा है। सेकंड पॉइंट, steps state keeps the ownership of state owned companies under its control and give the charges of management to the private companies. यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ऑनरशिप अपने पास रखती है और मैनेजमेंट करने का जिम्मेदारी दे देती है कि आप ये बिजनेस करिए, बिजनेस चलाइए, मैनेजमेंट करिए, पैसा कमाइए, पैसे बनाइए, मगर ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगा। इस प्रकार से भी प्राइवेटाइजेशन हुआ। दे आर द टू वेज एक्सप्लेन हाउ द प्राइवेटाइजेशन हैपन्स। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। एडवांटेज,
प्राइवेटाइजेशन किस प्रकार से होता है वो आप समझ गए हैं। यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर की जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर जो काम करते थे अब वो प्राइवेट सेक्टर्स भी काम कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हुए? देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। अब बहुत सारे लोग प्रोडक्शन करने लगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बढ़ गए, so many persons are producing so many products, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने लगे। प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन द कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन आ जाने की वजह से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखने लगे, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, जहाँ पे एसी, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स जो कि एक साल से ज़्यादा चलती है, मशीनरीज, ये इजीली अवेलेबल होने लगा, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स मिलने लगे। उसके सामने कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, कमोडिटीज़ भी मिलने लगे, जो कि हम कंज्यूमर कंज्यूम्स करते हैं, जो कि बहुत लंबे समय, दिस इज़ द पेरिशेबल गुड्स, ऐसे सारे गुड्स भी मार्केट में अवेलेबल होने लगे, जो कि डी मार्ट में आप जानते हैं बहुत सारे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देयर आर सो मैनी वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमेबल कमोडिटीज प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल। तो वो सब बढ़ने लगा प्राइवेटाइजेशन आ जाने की वजह से। बहुत सारे क्वालिटीज़, बहुत सारे कैटेगरीज के प्रोडक्ट मिलने लगे। थर्ड पॉइंट है वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशंस। काम करने की क्षमता बढ़ गई, अब अच्छी तरीके से काम करने लगे, प्राइवेटाइजेशंस को प्रोत्साहन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बेहतरीन काम दिखा, प्राइवेट सेक्टर्स ने बहुत ही बढ़िया काम करके दिखाया, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ गया, जितना पहले काम करते थे उसके डबल, उसका 4 गुना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिटी क्वांटिटी सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब एडवांटेज थे प्राइवेटाइजेशन के। नाउ सी व्हाट आर द डिसएडवांटेज। क्या इसकी वजह से इफेक्ट पड़ा प्राइवेटाइजेशन की वजह से? इकोनॉमिक पावर हैज सेंट्रलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशंस and because of which evil of monopoly has increased। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो दमदार कंपनी थी उनको और मौका मिला आगे, सेम लाइक वी हैड डिस्कस्ड इन द लिबरलाइजेशन। जो पावरफुल कंपनी है वहाँ पे उनको और मौका मिला, वो एक थ्रेट, एक राक्षस बन के सामने आए जो छोटी छोटी कंपनी के लिए, कि अब आप ग्रो कैसे करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी दिग्गज लोग बैठे हैं जो कि मार्केट चला रहे हैं, मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो अब छोटे व्यापारी को बिजनेस में आके पैसा कमाना एक चैलेंजिंग काम हो गया। अब सारा पावर क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया, ये बड़े बड़े लोगों के पास आ गए। कोई भी इंडस्ट्रीज अगर गवर्नमेंट बेचना चाहती है, कोई भी फैक्ट्रीज कुछ भी नीलामी अगर रखती है, क्या छोटा व्यापारी उसको खरीद पाएगा? नहीं। यहाँ पे पैसे मांगती है गवर्नमेंट, ऑनरशिप ट्रांसफर कर रही है तो पैसे मांगेगी। प्राइवेटाइजेशन में वही बड़ी बड़ी कंपनियां आती है जो गवर्नमेंट की खरीदने, जिसके पास पैसा है, तो मोनोपोली बढ़ गई। जो बड़ी कंपनी थी वो और बड़ी हो गई, उनके पास और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ा, मगर छोटी कंपनियों को ये मौका नहीं मिला। अब पैसे है नहीं तो कैसे वो बिजनेस सेक्टर्स में वो एंटर करेगी। तो इसलिए यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में मोनोपोली की ही, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस और पावरफुल रहा, जो कि एक थ्रेट, एक राक्षस साबित हुआ छोटी कंपनियों के लिए। सेकेंड पॉइंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशंस। प्राइवेटाइजेशंस में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे पैसे लगाने पड़ते हैं, गवर्नमेंट तो पैसे लगाती है, लॉस होता है सहन करती है, लोगों के लिए काम कर रही है, मगर प्राइवेट सेक्टर्स कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर उसको नुकसान होगा लगातार और उसको सेवा करनी पड़ेगी तो वो ऐसा बिजनेस करेगा ही नहीं। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज में बहुत ही गिरावट आया, ये बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं रही प्राइवेट सेक्टर्स। तो ये बिजनेस बढ़िया तरीके से कौन कर रहा था? गवर्नमेंट ही कर रही थी। पॉइंट 3 पे आ जाते हैं, प्राइस हैव नॉट रिमेन अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशंस। इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है, तो यहाँ पे ऐसा कंपटीशन हुआ, बहुत सारी फाइट हुई, प्राइस, महंगवारी सब बढ़ने लगे। अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्राइस, महंगवारी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे महंगवारी, प्राइवेटाइजेशन की वजह से महंगवारी बढ़ती रही। तो यहाँ पे एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्राइवेटाइजेशन क्या होता है वो समझने के बाद अब हम आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन। देखिए जो बदलाव लाया गया था 1991 में, वो एलपीजी नामक बदलाव, जिसमें से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, एक छोटी सी दुकान जिसको पूरे मार्केट से जोड़ दिया जाए, इंटरनेशनल लेवल में जोड़ दिया जाए, उसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। जो प्रोडक्ट मैं आज यहाँ पे बना रहा
हूँ इंडिया में, ये डिस्ट्रिक्ट में, ये एरिया में जो बना रहा हूँ, अगर किसी को भी ये प्रोडक्ट चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने से वो ऑर्डर करेगा, उसको मिल जाएगा। ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा है। सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग आवर कंट्री इकोनॉमी with the world economy, as a result of which flow of goods, services, technology and labor is easily available in the world। देश के कोई भी कोने में किसी को कुछ भी चाहिए उसको मिल जाएगा। किस प्रकार से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आज मुझे चाइना से कुछ चीज़ मंगाना है, मोस्ट ऑफ सारी चीज़ जो है चाइना से ही आती है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हर कोई जो प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, कोई भी देश से आप ऑर्डर करोगे आपके घर तक आ जाएगा रिजनेबल रेट में। इंडिया की जो प्रोडक्ट है, आप दुकान से जो चीज़ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो वो प्रोडक्ट सस्ते भाव में आपके घर के दरवाजे पे दे देंगे। इस प्रकार से हम ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट अपने घर पे ही पा लेते हैं। ये नतीजा है ग्लोबलाइजेशन का। यहाँ पे क्या क्या चीज़, फ्लो ऑफ गुड्स, यहाँ पे नतीजा क्या हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का? हमको कोई भी चीज़ मिल रही है, सर्विसेज, हमको इंटरनेशनल सर्विसेज, नेशनल सर्विस ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल सर्विस, जो फॉरेन की सर्विस है वो भी हम यहाँ पे पा लेते हैं। टेक्नोलॉजी, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव आइडियाज़ जो इन्वेंट होती है फॉरेन कंट्रीज़ में, आप वो सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स आप अपने देश में, अपने घर में मंगवा सकते हैं। लेबर इजीली अवेलेबल, यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी जाके जॉब करता है, एक देश से दूसरे जगह माइग्रेट होता है, वहाँ पे अर्न करता है पैसा और इजीली यहाँ पे आ जाता है। किस प्रकार से? आपको पता चलता है कि मेरी सर्विस की ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी कंट्री में ज़रूरत है। आज इंडिया में रह के मैं मंथली 20-25,000 अर्न कर रहा हूँ, अगर अरब कंट्री में जाऊँ, दुबई जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, वही सेम सर्विसेज का मेरे को 1-1.5 लाख रुपए मिलेगा महीना, तो मैं फॉरेन कंट्रीज जाना पसंद करूँगा। मगर ये पॉसिबल क्यों हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आज हर एक व्यक्ति को पता है कि उसकी सर्विस की सही रिवॉर्ड कहाँ पे मिल रहा है, तो उस प्रकार से वो पैसे कमा लेता है। ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है ये। फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट हैव टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। क्या इम्प्रूवमेंट मिल रहा है? ऑब्स्टिकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव्ड। दो देश के बीच में जो भी दिक्कतें आती थी व्यापार करने में, वो सब हट चुका है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। Such a condition have been created so that capital exchange can easily take place between two nations। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में ऐसा वातावरण प्रोवाइड किया है, ऐसा ईजीएस्ट वे प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से कुछ भी प्रोडक्ट आप एक देश से दूसरे देश में ले जा सकते हैं। कैपिटल इंटेंसिव बड़ी बड़ी जो मशीन्स है वो एक देश से दूसरे देश में अवेलेबल होती है। थर्ड पॉइंट्स, ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड। टेक्नोलॉजिकल जो पावर है हर एक देश अचीव कर सकते हैं, ले सकते हैं कोई भी देश के कोने से। जो पहले होता था एट द टाइम ऑफ बिफोर 1990, आप जान सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि बहुत ही बड़ी बड़ी कार हमारे देश में अवेलेबल नहीं थी। मगर अब आफ्टर 1991 देर आर सो मैनी टेक्नोलॉजीज इम्पोर्टेड। पुरानी अगर मूवी देखेंगे आप अमिताभ बच्चन की, आप जान सकते हैं कि उसमें जीप और एम्बेसडर्स ही होते थे। मगर आज के टाइम पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार्स और किस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की है। दिस इज़ द डिफरेंस। कैसे आया ये डिफरेंस? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दिस आर द मेजर चेंजेस हैपेंस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? क्या असर पड़ा ग्लोबलाइजेशन का हमारे देश में? बहुत ही अच्छा फ़ायदा, एडवांटेज और बहुत सारी नुकसान, लिमिटेशंस भी फेस करने पड़े। लेट्स सी। फर्स्ट एडवांटेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेनर्स हमारे देश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लगे, व्यापार करने लगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स अब जबकि इंडिया के हर एक लोग खरीद सकते हैं, तो उन्होंने ऑर्डर किया, यहाँ पे उन्होंने पैसा बनाया, फॉरेनर्स ने पैसा बनाया, यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेट किया, यहाँ के लोगों को उनकी सर्विसेज ली और बहुत ही अच्छे लेवल में उन्होंने इम्प्रूवमेंट प्रॉफिट पाया। गुड्स प्रोड्यूस इन द डेवलप्ड कंट्री कैन इजिली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब देश के हर एक कोने से जो भी चीज़ बनाई जाएगी वो हमको मिल जाएगा। किसके वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पॉइंट नंबर 3, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कॉम्पिटिशंस एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। आज हिंदुस्तान इंटरनेशनल लेवल में खड़ा है, प्रोडक्ट बना रहा है, बेच रहा है। देयर इज द ह्यूज कॉम्पिटिशन ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। हर एक
इंटरनेशनल कंपनी से हम मुकाबला कर रहे हैं और उनको अपना प्रोडक्ट सस्ते भाव में बेच रहे हैं. Same kind of quality at the better price has been provided by Indian companies. There are so many disadvantage as well. Let's see first क्या है disadvantage. Globalization का expected success has not been attained in finding the solution to the problem of poverty and unemployment due to the globalization. भले ही globalization आया मगर बहुत ही major problem जो गरीबी है और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाए ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से भी. Point number 2, developing countries have not acquired proper benefit of increase in export which they should have acquired. ग्लोबलाइजेशन में एक मार्केट मिला था कि आप अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल में बेचेंगे मगर क्या हमने वो मार्केट का फ़ायदा उठाया? आंसर है नो. हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किया, हमने एक्सपोर्ट नहीं किया. तो ग्लोबलाइजेशन का जो फ़ायदा है वो हमको नहीं मिला बल्कि कर्जा भी हो गया. हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने की वजह से हमारे देश पे कर्जा हुआ है. So the point number 3, large scale industries have acquired more benefit while small scale industries have obtained less benefit. बड़ी इंडस्ट्रीज को बहुत ही फायदे रहे और वो बहुत ही अच्छी तरक्की की कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल. हम ये 3 टॉपिक पढ़े हैं एलपीजी के जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में. गॉट इट? तब तक आप ये सब रिवाइज करेंगे. यहाँ तक हमने पढ़ा है. गुड बाय. Have a nice day.